जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और नजफगढ़ का ये क्षेत्र है। आपको बता दूं दर्शकों, जहां दिल्ली पुलिस की छवि जो है कहीं दाग लगाए अपनी जो है वर्दी के ऊपर घूमती है और वहीं बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं न्याय और इंसाफ की। लेकिन कहीं ना कहीं उस न्याय और इंसाफ के पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश रची जाती है। सीधी सीधी बात है, कहीं ना कहीं अगर मैं साधारण सी भाषा में बात करूं, कोई एक आम आदमी भी अपनी FIR जो है वो नहीं कटवा सकता बड़ी आसानी से थाने के अंदर, और वो सिद्ध करता है यहाँ पर। अभी मेरे साथ मौजूद हैं पूजा जी, और ये खुद जो हैं, इनके जो हस्बैंड हैं वो खुद जो है ट्रैफिक पुलिस में हैं, एज ए कांस्टेबल बतौर काम करते हैं वो, और खुद पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, और इनकी भी FIR नहीं काटी गई है। और हादसा क्या है, हादसा बड़ा संगीन है। सुनेंगे तो शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मामला है ये नजदीकी किसी बाजार में जाती हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, और अकेली नहीं है ये, इनके हस्बैंड और साथ में इनकी जो है छोटी सी बच्ची है, वो तीनों जो है बाजार में जाते हैं। और एक विभाग का ही व्यक्ति, मतलब दिल्ली पुलिस का ही एक व्यक्ति, कांस्टेबल रैंक का आदमी, इनके ऊपर मतलब छेड़खानी करता है, इनके साथ बदतमीजी करता है, इनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। और समझ सकते हैं आप कि जब एक विभाग का आदमी अपने ही विभाग के जो है साथी की जो धर्मपत्नी है उनके साथ इस तरह का हादसा करता है तो कितना बड़ा मामला रहा होगा। और जब ये अपनी इस बाबत शिकायत को लेकर के थाने में जाते हैं तो इनको आज तक चक्कर कटवाए जा रहे हैं। और इस मामले को बता दूं, ये मामला है, कब का मामला है जी आपका? 25 सितंबर 2021 की रात को करीब 9-9:15 बजे के आसपास। बताएं, 25 सितंबर 2021 का ये मामला, मतलब 1 साल से ज्यादा हो चुका है। और आज भी ये परिवार परेशान है, और लानत है उस मीडिया के ऊपर भी कि आज तक इस मामले को उछाला नहीं गया। और जबकि अब तक तो इंसाफ मिल जाना चाहिए था इन लोगों को, और आज भी सिर्फ ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एक बार पूरा मामला चलिए आज जानते हैं कि पूजा जी से ही। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार, मैं पूजा, वाइफ ऑफ सुरेंद्र। 25 सितंबर की रात को करीब 9:15 बजे मैं, मेरे पति और मेरी 3 साल की बेटी सब्जी लेने मार्केट गए हुए थे, जहाँ पर शनि बाजार लगता है। वहाँ पर एक धर्मेंद्र नाम के युवक ने मेरे साथ बदसलूकी की, गंदी गाली गलौज की और मेरे साथ छेड़खानी किया। हाथ पकड़ के मेरे को गंदी गाली देने लगा, जिससे उन्होंने बुरी तरह से मेरी छाती पे हाथ मारा और सारी चूड़ियाँ कर दी। पूजा जी, ये सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र मेरे पति हैं, ये मेरे साथ में गए हुए थे, लेकिन उस टाइम उनको ये पता नहीं था कि भी मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में ही है। वो मेरे को बदसलूकी से गाली, शराब के नशे में थे वो, क्योंकि उन्हें पता नहीं था शराब के नशे में है। गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, बदसलूकी करने लगे। कौन है वो व्यक्ति जिसने आपके साथ इस तरह का मतलब किया? क्या वो धर्मेंद्र है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। और उसके थाने में? वो अब नजफगढ़ थाने में, जाफरपुर थाने में है अब वो। ठीक है, पहले कौन से थाने में जब आपके साथ ये हादसा हुआ था? पहले वो जाफरपुर थाने में था। अच्छा, जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। ठीक है। उसके बाद क्या रहा? उसके बाद मैंने वहाँ से, मेरे साथ बदसलूकी करने लगा। मैंने वहाँ पर मतलब 100 नंबर की कॉल। किस तरह से बदसलूकी करी, थोड़ा सा क्लियर बताएं उस चीज़ को ना। गाली गलौज करने लगा और मेरे को मारपीट की धमकी देने लगा। मेरे साथ मतलब हाथ पकड़ के खींचने लगा, जिससे मेरी चुन्नी फट गई। मेरी बेटी थी जो मेरे साथ, वो गिर गई। फिर उसने मेरे साथ मतलब छाती के ऊपर हाथ मारने की कोशिश की, जिससे मेरे पति मेरा बीच बचाव करने लगे, तो वो साथ में मेरे पति के ऊपर ही मतलब हमला करने लगा। अब आप खुद देख लीजिए कि ये खुद बता रही हैं कि इनके साथ किस तरह से बदतमीजी की गई है। मतलब इनकी चुन्नी फाड़ी गई है, छाती पे हाथ मारा गया है और गंदी गंदी गालियां दी गई। और जब इनके साथ इनकी एक छोटी सी नन्ही बच्ची है और साथ में इनके हस्बैंड हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जी? हाँ जी, साथ में मेरे पति थे, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मेरे पति मेरे साथ में। वो बोले भी तू कौन है बीच में छुटाने वाला। मतलब अकेला पाकर आपके साथ इस तरह की? अकेला पाके, उसको पता नहीं था भी मेरे पति हैं ये। अकेला समझ के वो मेरे साथ ये बदसलूकी करने लगा। फिर मैंने मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसने अपने घर वालों को बुला लिया था। फिर उसके घर से मतलब उसके बड़े भाई प्रमोद, जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, उसकी फैमिली का मतलब उसका भाई विनोद, उसकी माँ और उसकी पत्नी, तीनों वहाँ पे मतलब सभी वहाँ पे आ गए। और मैंने उनके डर के मारे 100 नंबर पे कॉल करनी चाहिए, तो 100 नंबर के कॉल करने से पहले उन्होंने मेरे को मतलब किसी तरह से उसके घर के आगे उन्होंने मेरे को मारपीट करनी शुरू कर दी। मेरे घर वाले पहुँच गए थे वहाँ पर, उनके साथ भी बदसलूकी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे मेरी 3 साल की बेटी मरते मरते बच्चे वो पाँव में गिर गई थी। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई। वहाँ पे सब्जी ले रहे थे लोगों ने, किसी तरह से मैं भीड़ से निकाल कर अपने घर भेज दिया। ये सब पुलिस के आने से पहले हो चुका था। पुलिस बहुत देर से आई थी, जिससे हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। और सुबह मैं मतलब थाने में, वो हॉस्पिटल में लेके गए, डिप्रेशन में थी बहुत ज़्यादा। मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दे रखी थी। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। जब मैंने हॉस्पिटल से अपनी एप्लीकेशन थाने पहुंचाई कि भी मेरी FIR करो, ऐसे ऐसे मेरे साथ बदसलूकी हुई, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया।
एक्शन लेने के बजाय उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को उठाने के लिए बोला, जिसमें मतलब एसएचओ ने मेरी एप्लीकेशन का डायरी नंबर चेंज कर दिया, डेट चेंज कर दी, एफआईआर नहीं की उन्होंने। 5-6 दिन तक हम ऐसे ही थाने के चक्कर लगाते रहे। फिर जाके कहीं 1 तारीख को उन्होंने एफआईआर की। उसके बाद वो मेरे पति को मतलब झूठे केस में फंसा के, भाई इसके पति को झूठे केस में फंसा के वापस उनके ऊपर एफआईआर करवा दी और मेरे पति को मानसिक रूप से परेशान करने लगे। वो फिर वो 6 नवंबर की रात को मतलब दिन में वो थाने से किसी आईओ को भेजते हैं। वो आईओ अरेस्ट करने के लिए आता है मेरे पति को, और अरेस्ट करने के धमकी दे के मेरे से पैसे लेके जाता है। 7,000 रुपये की डिमांड करता हूँ मैं, उसको 5,000 रुपये वो मेरे से लेके चला जाता है और एक नोटिस दे के छोड़ के चला जाता है। फिर वो हमें 11 को हमें थाने में बुलाता है। वहाँ थाने में बुलाने के बाद भी वो मेरे पति को वहीं पर अरेस्ट कर लेता है और वहाँ पे मेरे से 50,000 रुपये की डिमांड करता है। और उस टाइम मतलब हमारे साथ मतलब कोई एक व्यक्ति था जो अपने वो भी दे सकता, मतलब वहाँ पे बयान दे सकता है कि मैं साथ में था, ऐसा ऐसे इसके साथ हुआ था। वहाँ पे भी उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, धमकी दे के धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया कि भी जहाँ पे तुम्हें जाना है जाओ, इसको अरेस्ट करके ही रहेंगे। जहाँ सीपी ऑफिस जाना है, जहर खा के मरना, आप मर सकते हो। तभी मैं वहाँ से सीपी ऑफिस चली गई। वहाँ सीपी ऑफिस में जाने के बाद मैं अतुल कटियार जॉइंट सीपी साहब के पेश हुई। उन्होंने वहाँ से मतलब एसएचओ के पास कॉल करके बताया मतलब ऐसे ऐसे अरेस्ट क्यों कर रहे हो। पैसों का मामला था, उन्होंने पैसे के मामले डिमांड के कारण मेरे केस को डीआईओ द्वारका के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ से मतलब फिर डीसीपी साहब ने मेरे केस को अपने अंडर ले लिया था और उन दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। उसके बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जिसमें उसके फैमिली के मेंबर्स थे उनके ऊपर 34 सेक्शन थी। मेरी आईओ ने डीआईओ के अंदर जाने के बाद भी 34 सेक्शन हटा दी गई। किसी फैमिली मेंबर्स को ऐड नहीं किया। वापस मेरे पति को झूठे केस में फंसा कर हमारी फैमिली वाले को मानसिक रूप से परेशान किया। जब हमें कोर्ट से चार्जशीट मिली तो पता चला कि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स को उन्होंने ऐड किया है। ना किसी को कोई नोटिस दिया, ना बुलाया, बिना बगैर नोटिस दिए ही मेरे घर वालों को वहाँ पे झूठे साइन करके, कोर्ट से पता चला कि झूठे साइन करके फंसाया हुआ है। ठीक है। अब आप इस चीज़ को देख करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये महिला खुद अपने बयान रख रही हैं, अपनी बात रख रही हैं कि एक विभाग का ही व्यक्ति किस प्रकार से जो है बदतमीजी कर रहा है, इनकी एफआईआर काटने में इनको परेशानी की गई और आम आदमी चिल्लाता चिल्लाता मर जाता है कि थाने के अंदर आसानी से जो है उनकी सुनवाई नहीं की जाती, एफआईआर नहीं काटी जाती और कार्रवाई करने की बात तो बहुत दूर की बात है। जब एक विभाग के होने के बाद इनकी एफआईआर नहीं आसानी से निकली और जो धाराएं लगानी थी वो धाराएं नहीं लगाई गई और उसके बावजूद भी इन्हीं को परेशान किया जा रहा है, लगातार पैसे मांगे जा रहे हैं। इनके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लेंगे, इस बात को लेकर के इनको डराया धमकाया जा रहा है कि 7,000 रुपये पहले मांगे, फिर 5,000 रुपये इनसे लेके भी गए हैं। उनकी वीडियो भी इनके पास है और उसके बाद थाने में बुलाने के बाद 50,000 रुपये की मांग की जाती है। जब ये 50,000 रुपये देने में असक्षम रहते हैं या मना कर देते हैं, तब ये जाते हैं कि जॉइंट सीपी के पास, तब जाकर के इन लोगों को यहाँ पर इनके हस्बैंड को तब जाके थाने से वहाँ पर इनको जो है जमानत मिलती है। यही बात थी ना जी? यही बात थी। जॉइंट सीपी के पास जाने के बाद मेरे पति को जमानत पे छोड़ दिया जाता है, अरेस्टिंग से मना कर देते और जॉइंट सीपी साहब मेरे केस को वहाँ से डीआईओ के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब मैंने विजिलेंस के अंदर भी इनकी इंक्वायरी के लिए लगाया तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 2-3 बार मैं विजिलेंस के अंदर भी इंक्वायरी करा चुकी हूँ, उन्होंने मेरी उसको कोर्ट फाइल कर दिया है, अभी कोई जाँच नहीं करेंगे, हम मना कर दिया जाँच करने से। जो डीसीपी थे वो शंकर चौधरी थे? हाँ, डीसीपी शंकर चौधरी साहब थे उस टाइम। और मैं एक चीज और बता दूं कि द्वारका के जो डीसीपी साहब थे शंकर चौधरी, वो वाकई खुद एक सक्षम और दबंग टाइप के आदमी थे, दबंग टाइप के आदमी हैं मैं ये कहूंगा। और उनकी नाक के नीचे इस तरह का बड़ा संगीन जो केस आया और वो अभी तक उलझता जा रहा है, कहीं ना कहीं सुलझा नहीं अभी तक भी। जो पीड़ित है वो अभी भी न्याय की गुहार लगा रहा है लगातार, क्योंकि जब महकमे के, पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग ही इस तरह से जो है कहीं ना कहीं एक अन्याय करेंगे पीड़ित जो है पक्ष के साथ, जब उसको न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी अपनी न्याय की गुहार कहां लगाए तो लगाए कहां। और जब आम आदमी के, जब पीड़ित व्यक्ति जो है खुद विभाग में है, इनको न्याय नहीं मिल रहा तो आम आदमी को तो बड़ी मुश्किल की बात है। ठीक करूं गलत करूं? मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे पति के दिल्ली पुलिस में होने के कारण भी मेरे ऊपर कोई मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा। आम आदमी जनता की तो क्या बात है, जब मेरी फैमिली से दिल्ली पुलिस में तब भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, आम जनता की तो कैसे करेंगे? दिल्ली पुलिस का ये हाल है। अब एक चीज़ और मैं अपनी बात बताना चाहूँगा आपको
कि जब खाकी वर्दी धारण की जाती है तब वाकई ये बात रखी जाती है कि एक शपथ ली जाती है कि वाकई मैं समाज के हित में काम करूंगा, मैं जो दोषी पक्ष है उसको क्या नाम है, जो कोर्ट में जो भी सजा है उसका प्रावधान जो है वहां तक रखूंगा, और जो सही है उसके साथ न्याय होगा। लेकिन होता उल्टा बिल्कुल है, आम आदमी जाए तो जाए कहां। अब ये लोग परेशान है, पूरा परिवार इनका परेशान है, और इस सदमे को लेकर के आज इतने महीनों, 1 साल से ऊपर का समय हो चुका, आज तक ये निकल नहीं पाए हैं उस सदमे से भी, क्योंकि आज भी ये परेशान है कब हमें इंसाफ मिलेगा। किसके चक्कर काटें, थाने में जाते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं है, डीसीपी साहब के पास जाते हैं तो उनकी नाक के नीचे इस तरह का केस हो गया तब तक, उसके बाद ये कमिश्नर के पास जाते हैं, अब मामला कोर्ट में है, लेकिन इनके साथ इंसाफ होगा तो होगा कब। एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार छोटी सी बच्ची को भी एक बार आप अपनी बुला दें, बेटी को, मैं उनसे भी एक बार बात करना चाहूंगा। जी, क्या नाम है बेटा आपका? अक्षिता। अक्षिता बेटा, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन आप सब्जी लेने मम्मी के साथ गए थे? क्या देखा था, क्या हुआ था, पूरी एक बार बात बताओ। मम्मा ना सब्जी लाई थी और स्कूटी खई थी, और ना एक गाड़ी वाला अंकल आए थे, और ना फिर स्कूटी पे अंकल बैठे थे ना, वो बोलने लग गए कि स्कूटी क्यों लगाए, आप जाओ भाई साहब, और फिर ना आप तो जाओ। और फिर उसने फिर मम्मा के साथ ना उसके साथ गंदी हरकतें की, और सारी चोरी हो गई मम्मा की, और चुन्नी खींच ली। अब इससे ज़्यादा ना डीपली वाकई मैं भी बच्चे से बात नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे से इस तरह का बात करना भी कहीं ना कहीं बच्चे के भी दिमाग पे गलत असर पड़ सकता है। लेकिन देखो, खुद एक बच्चे ने इस तरह की बात की। और बेटा, आपकी उम्र कितनी है अभी? कितने साल की हो? 5। 5 साल की ये बच्ची है, और आज से 1 साल से ऊपर का वक्त, मतलब 4 साल उस समय इसकी उम्र रही थी, और तब तक की बात इसको अभी भी याद है। और सोचो जब ये बड़ी हो जाएगी तब इसके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, आप खुद सकते हैं। समाज में इस तरह के बहुत सारे मामले हैं कि जिसको लेकर के आज जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय नहीं मिल पाता, और जब न्याय नहीं मिल पाता तो उसकी आस बिल्कुल टूट जाती है। थाने से आस टूट गई, कमिश्नर साहब के वहाँ से जो है इन्होंने अपनी जो है बात रख ली, कोर्ट में इनका मामला चला गया, लेकिन सही मायने में तो FIR भी जो इनकी जो धाराएँ लगनी थी वो भी धाराएँ इनकी समय पर जो लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। अब इनकी पूरी आश इस समय टूट चुकी। अब आपको कोई आश है जी कि आपको न्याय मिलेगा? हमें कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हम हर जगह पुलिस कमिश्नर के पास, DCP के पास, हर जगह जा सकते हैं। अब कोर्ट से ही उम्मीद है, मतलब कोर्ट में क्या होएगा। अब आप एक बार क्या मतलब उम्मीद रखते हैं कि अगर कमिश्नर साहब से अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कमिश्नर साहब जो कर सके, मतलब मेरे को न्याय दिलाया जाए। मैं न्याय की गुहार कमिश्नर साहब से लगा रही हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। ये फोटो किसकी है, एक बार इसके बारे में बताएं। मतलब इस फोटो के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, इन्होंने मेरे मतलब जेठ जी सुरेश जी का नाम लेके दिए फोटो, क्या पता किस व्यक्ति की फोटो है। हमारे घर में फैमिली मेंबर्स में, रिश्तेदार में तो कोई ये है नहीं। झूठी फोटो दिखा के, मतलब ये मेरे जेठ को झूठे केस में फंसाना चाहते हैं, ये फोटो दिखा के। और जबकि ये आपके जेठ नहीं थे वहाँ पे, मेरे जेठ नहीं है, ये कोई और है। बाकी मैं भी चाहूँगा एक बार कमिश्नर साहब से भी, एक बार मौजूदा DCP साहब से और न्यायालय कोर्ट से भी कि क्या नाम है, जो इनका जो फैसला है या जो भी इनका जो केस है उसके ऊपर एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, और जो दोषी पक्ष है उसको इस विषय में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाकी उम्मीद करेंगे कि न्याय जो होगा वो निष्पक्ष तरीके से होगा। जय हिंद, जय भारत।